आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की। कहा, किसानों की आय बढ़ाने और खर्च को कम करने के लिए सरकार लगातार उठा रही है कदम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई पूरी की। 3 अगस्त को आएगा फैसला। एएसआई सर्वे पर लगी अंतरिम रोक बरकरार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित ग्राम समाज की जमीन को गरीबों को मकान बनाने के लिए निःशुल्क देने का दिया निर्देश। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर कल से वर्षा होने के आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के कुल 8 करोड़ 53 लाख किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 86 लाख किसान भी शामिल हैं, जिन्हें 4,167 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की गई। राजस्थान के सीकर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है जिसने किसानों के दुख दर्द और चिंता को समझा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और खर्च को कम करने के लिए सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए। उन्होंने कहा कि ये समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये केंद्र किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेंगे, जिससे किसानों की मुश्किलें आसान होंगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसान समृद्धि केंद्रों पर जाने की आदत डालें, क्योंकि वहां से उन्हें निरंतर नई जानकारियां मिलती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक देश में 2.25 लाख से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों के पैसे बचाने संबंधी सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने कई चुनौतियां होने के बावजूद यूरिया की कीमत नहीं बढ़ने दी। उन्होंने कहा कि अन्य देशों में यूरिया की कीमत भारत के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। कल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मामले पर फैसला 3 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया। तब तक ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने लगातार तीसरे दिन मुकदमे की सुनवाई की। उच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी होने पर वाराणसी की जिला अदालत में मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष अनर्गल तर्क रखकर न्यायालय का समय खराब कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 3 अगस्त को फैसला उनके पक्ष में आएगा और सर्वे का कार्य शुरू होगा। वहीं प्रतिवादी पक्ष भी उच्च न्यायालय द्वारा अपने पक्ष में फैसला सुनाए जाने को लेकर आश्वस्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में जलमार्गों के विकास और यातायात व माल ढुलाई के लिए उनका उपयोग करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने कहा कि अधिकारी राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण और अन्य राज्यों में जलमार्ग की प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन कर जल्द प्रस्ताव तैयार करें। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जलमार्गों के विकास पर अधिकारियों के साथ विमर्श किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि ये प्राधिकरण नोडल अथॉरिटी के रूप में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करेगा। साथ ही जल परिवहन की गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी का भी निर्वहन करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्राधिकरण में परिवहन मंत्री को पदेन अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में जल परिवहन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की तैनाती की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों में हर समय पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। ऐसे में जल परिवहन को विकसित करने की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। ज़रूरत इसे विस्तार देने की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जलमार्ग परिवहन का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग क्रियाशील है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरह विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भी ग्राम समाज की भूमि गरीबों और कम आय वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए निःशुल्क देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री योगी ने मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें शहरीकरण को बढ़ाना होगा। इसमें आवास विभाग और विकास प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि शहरों का विकास अगले 50 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए। इसके लिए मास्टर प्लान 20 साल की अवधि के लिए बनाए जाएं। केंद्रीय खेल और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल गौतम बुद्ध नगर में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों को मंच प्रदान करते हैं और भविष्य में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी तैयार करते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 15 देशों के 200 से अधिक भारोत्तोलक हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि जितने बेहतर ढंग से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, वो हमें विश्वास देता है कि भारत विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र बनकर तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वेट लिफ्टिंग फेडरेशन पूरी तरह कार्य कर रहा है। श्री ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत सुविधाएं तैयार की जा रही हैं ताकि भारत भी खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति बन सके। इस चैंपियनशिप का आयोजन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में 5 अगस्त तक किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ के बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में कल प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयसिंह और IIM लखनऊ की निदेशक प्रोफेसर अर्चना शुक्ला ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर जयसिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति को आत्मसात करते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि NEP 2020 की सिफारिशों के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के सभी विभागों में लागू किया गया है। इसके तहत कौशल, व्यावसायिक और बहुविषयक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। IIM लखनऊ की निदेशक प्रोफेसर अर्चना शुक्ला ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत संस्थान ने MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन शुरू किया है। उधर देवरिया में केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य केशव प्रसाद, केंद्रीय विद्यालय चेरो के प्रधानाचार्य रजनीश त्रिपाठी, GIC के प्रधानाचार्य PK शर्मा, नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य निरुपमा राय ने संयुक्त रूप से संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें शिक्षा नीति की विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी बताया गया। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल से 2 अगस्त तक अच्छी वर्षा होने का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की। कहा, किसानों की आय बढ़ाने और खर्च को कम करने के लिए सरकार लगातार उठा रही है कदम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई पूरी की। 3 अगस्त को आएगा फैसला। ASI सर्वे पर लगी अंतरिम रोक बरकरार।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित ग्राम समाज की जमीन को गरीबों को मकान बनाने के लिए निःशुल्क देने का दिया निर्देश। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर कल से वर्षा होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।